नमस्कार दोस्तों, मनीषा रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मनीषा और आज मैं सीधे फिल्म सिटी के उस सेट से खबर ला रही हूं जहां अभी कुछ ऐसा शूट हुआ है जिसने पूरे प्रोडक्शन हाउस में सन्नाटा फैला दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यहीं फिल्म सिटी में काम करती हूं और मेरी नज़रों के सामने ही शो की स्क्रिप्ट और एक्टर्स की रिहर्सल होती है। तो आज जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूं वो आपको टीवी पर देखने से हफ्तों पहले यहां सुनने को मिल रही है। अहिल्या निवास के आंगन में आज एक अजीब सी कश्मकश और उत्साह का माहौल बना हुआ है, क्योंकि कहानी में क्रिसमस का जश्न मनाए जाने की तैयारी चल रही है। आमतौर पर चौल की जिंदगी में इतने बड़े जश्न नहीं होते, लेकिन अनुपमा तो अनुपमा है, वो खुशियां ढूंढ ही लेती है। सेट पर जो लाइटिंग और डेकोरेशन की गई है, उसे देखकर यह अंदाजा लग गया था कि आज रात कुछ भारी ड्रामा होने वाला है। लाल और सफ़ेद गुब्बारों के बीच में चौल के उस पुराने से आंगन को किसी महल की तरह सजाया गया है और इसी सजावट के पीछे एक बहुत ही गहरा अंधेरा छिपा है जो आज रात बाहर आने वाला है। कहानी अब उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां राही और अनुपमा के बीच की नफरत की दीवार अपनी आखिरी ईंट पर टिकी है और आज की रात वो दीवार गिरने वाली है। शूटिंग के दौरान मैंने देखा कि रूपाली गांगुली यानी हमारी अनुपमा सैंटा क्लॉज की टोपी पहने हाथों में थाल लिए खड़ी थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान के साथ साथ एक डर भी था। ये डर रजनी की मौजूदगी का है। रजनी, जो चौल को हथियाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आज इस पार्टी में एक बिन बुलाए मेहमान की तरह मौजूद है। उसका प्लान सिर्फ प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लेना नहीं है, बल्कि आज वो अनुपमा की ममता पर वार करने वाली है। रजनी जानती है कि अनुपमा की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी उसकी बेटी राही है। सेट पर मौजूद सूत्रों और स्क्रिप्ट के पन्नों से जो मैंने समझा, उसके मुताबिक रजनी ने आज के जश्न में एक ऐसा जाल बिछाया है जिसे मौत का तोहफा कहा जा सकता है। माहौल एकदम गर्म है। बा और बापूजी हमेशा की तरह एक कोने में बैठकर इस बात से खुश हैं कि घर में रौनक है, लेकिन उनके चेहरों पर भी एक चिंता की लकीर साफ दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ ईशानी और पाखी का अपना अलग ही ड्रामा चल रहा है। ईशानी, जो आजकल अपने विद्रोही तेवरों के लिए जानी जा रही है, पार्टी के बीच में फ़ोन पर किसी संदिग्ध व्यक्ति से बात करते हुए दिखाई दी, जो इस बात का संकेत है कि पाखी की परवरिश का ये नया अध्याय अनुपमा के लिए एक और सिरदर्द बनने वाला है। लेकिन हमारा मुख्य फोकस आज राही पर है। राही यानी आद्या, जो पार्टी के एक कोने में सबसे कटकर खड़ी है। उसकी आंखों में वो पुराना गुस्सा तो है, लेकिन आज कुछ और भी है, एक खालीपन। प्रेम उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन राही की नज़रें बार बार अनुपमा पर जाकर अटक जाती है। जब शॉट रेडी हो रहा था तो मैंने देखा कि प्रेम का किरदार निभा रहा एक्टर राही को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अनुपमा ने ये पार्टी खास तौर पर राही के बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए रखी है। आपको याद होगा कि अमेरिका में आद्या को क्रिसमस कितना पसंद था और अनुपमा ने उसी पुरानी याद को हथियार बनाकर अपनी बेटी का दिल जीतने की कोशिश की है। लेकिन राही का दिल पिघलना इतना आसान नहीं है। उसके मन में सालों की वो कड़वाहट भरी है जो उसे लगता है कि अनुपमा की वजह से आई है। वो अपनी माँ को माफ़ नहीं करना चाहती, लेकिन आज किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा है। पार्टी शुरू होती है, संगीत बजता है और चौल के लोग, जो वैसे तो अपनी अपनी मुसीबतों में घिरे रहते हैं, आज सब भूलकर नाच रहे हैं। अनुपमा अपने चिरपरिचित अंदाज में सबके लिए खाना परोस रही है, लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ राही पर टिकी हैं। वो इंतज़ार कर रही है कि कब उसकी बेटी एक बार उसकी तरफ देखे और मुस्कुराए। लेकिन तभी सीन में एक खतरनाक मोड़ आता है। रजनी, जो अब तक मीठी मीठी बातें करके बा और बापूजी का दिल जीतने का नाटक कर रही थी, चुपके से उस बड़े से क्रिसमस ट्री के पास जाती है जो आंगन के बीचों बीच रखा है। मैंने सेट पर स्टंट डायरेक्टर को उस ट्री के ऊपर लगे भारी भरकम स्टार और डेकोरेशन को चेक करते हुए देखा था, और तभी मुझे समझ आ गया था कि ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि एक हथियार है। रजनी ने उस ट्री की तारों के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। उसका मकसद है कि पार्टी के शोर शराबे के बीच एक ऐसा हादसा हो जिससे अनुपमा का ध्यान भटके और वो उस अफरा तफरी में एनओसी पेपर्स पर अनुपमा के अंगूठे का निशान ले ले या फिर उसे इतना डरा दे कि वो सरेंडर कर दे। जैसे जैसे शाम गहराती है, म्यूजिक तेज होता जाता है। तोशु और किंजल भी वहां मौजूद हैं, लेकिन तोशु का ध्यान हमेशा की तरह अपने फायदे पर है। वो रजनी के आदमियों के साथ कुछ कानाफूसी कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि तोशु आज भी नहीं सुधरा है और शायद वो अपनी ही माँ के खिलाफ रची जा रही साजिश का एक हिस्सा है, चाहे अनजाने में ही क्यों ना हो। ये सब देखकर सेट पर मौजूद हम लोगों का खून खौल रहा था, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करती और बदले में उसे क्या मिलता है? साजिश और धोखा।
तभी कहानी में वो पल आता है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। अनुपमा एक प्लेट में केक लेकर राही की तरफ बढ़ती है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही इमोशनल धुन बज रही है। राही पहले तो मुंह फेर लेती है, उसे वहां से जाने लगती है। प्रेम उसे रोकता है, उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं खड़े रहने का इशारा करता है। अनुपमा की आंखों में आंसू हैं। वो राही से कुछ कहना चाहती है, शायद माफी मांगना चाहती है या शायद बस इतना कहना चाहती है कि मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। लेकिन राही के अंदर का द्वंद्व उसे कुछ बोलने नहीं देता। वो चुपचाप खड़ी है, उसका शरीर अकड़ा हुआ है, जैसे वो अपने अंदर के तूफान को रोकने की कोशिश कर रही हो। उसी वक्त रजनी का इशारा होता है। एक वेटर, जो असल में रजनी का ही आदमी है, क्रिसमस ट्री के पास लगे उस बिजली के बोर्ड पर पानी गिराने का नाटक करता है। चिंगारियां फूटती हैं, शॉर्ट सर्किट की आवाज आती है, लेकिन डीजे की तेज आवाज में वो दब जाती है। किसी को एहसास नहीं होता कि मौत उनके सर पर नाच रही है। सिर्फ अनुपमा, जिसे शायद मां होने के नाते किसी अनहोनी का पूर्वाभास हो जाता है, अचानक ठिठक जाती है। उसे एक जलने की गंध आती है। वो इधर उधर देखती है। उसकी माँ वाली छठी इंद्री यानी मदर्स इंस्टिंक्ट जाग उठती है। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे डायरेक्टर ने इस सीन को फिल्माने के लिए बहुत बारीकी से काम किया है। स्लो मोशन में अनुपमा की घबराहट को दिखाया गया है। वो केक की प्लेट साइड में रखती है। उसकी नज़र सीधे उस विशाल क्रिसमस ट्री पर जाती है, जो धीरे धीरे अपनी जगह से हिल रहा है। और उस ट्री के ठीक नीचे कौन खड़ा है? राही। राही, जो अपनी ही सोच में गुम है, जिसे पता भी नहीं है कि उसके ऊपर क्या गिरने वाला है। वो मंजर इतना भयानक था कि सेट पर मौजूद हर शख्स की सांसें अटक गई थीं। जिस पल वो भारी भरकम क्रिसमस ट्री राही के ऊपर गिरने ही वाला था, ठीक उसी नैनो सेकंड में अनुपमा ने जो छलांग लगाई, वो किसी सुपर हीरो फिल्म के स्टंट से कम नहीं थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे रूपाली गांगुली ने पूरी ताकत के साथ राही को धक्का दिया और खुद उस जगह आ गई जहां मौत बरसने वाली थी। धड़ाम की एक जोरदार आवाज हुई और पूरा का पूरा सजाया हुआ पेड़ लोहे के स्टैंड और कांच की सजावट के साथ सीधे अनुपमा की पीठ पर आ गिरा। संगीत बंद हो गया, हंसी ठिठोली की आवाजें चीख पुकार में बदल गईं और पूरे आंगन में धूल और धुएं का गुबार छा गया। कुछ पलों के लिए तो कैमरा रोल होता रहा, लेकिन सेट पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। किसी को समझ नहीं आया कि ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था या सच में कोई हादसा हो गया। लेकिन जब डायरेक्टर ने कट नहीं बोला तो समझ आया कि यही वो टर्निंग पॉइंट है जो शो की टीआरपी को आसमान पर ले जाएगा। धूल छटते ही जो नज़ारा सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। राही जमीन पर गिरी हुई थी, सुरक्षित, लेकिन उसके ठीक ऊपर अनुपमा एक ढाल बनकर लेटी थी। वो भारी पेड़ अनुपमा के नाजुक कंधों को कुचल रहा था और कांच के टुकड़े उसकी साड़ी को फाड़ते हुए उसकी त्वचा में धंस चुके थे। खून की एक पतली लकीर अनुपमा के माथे से बहकर गाल पर आ रही थी। राही, जो अभी तक सदमे में थी, ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसे लगा था कि दर्द उसे होगा, उसे लगा था कि चोट उसे लगेगी, लेकिन जब उसने अपने ऊपर अपनी माँ का चेहरा देखा, जो दर्द से कराह रही थी, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, तो राही की दुनिया वहीं थम गई। अनुपमा के होंठ कांप रहे थे। वो शायद पूछना चाहती थी कि तू ठीक तो है ना, लेकिन आवाज़ गले से बाहर नहीं आ रही थी। राही ने कांपते हाथों से अनुपमा को छूने की कोशिश की। उसके हाथ में अनुपमा का गर्म खून लग गया। खून का वो लाल रंग राही के दिमाग में चल रही सारी नफरत, सारी गलतफहमियों और सारी शिकायतों को एक ही पल में धो गया। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसके लिए हम और आप सालों से तरस रहे थे। राही का गला रुंध गया, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर उस पेड़ को हटाने की कोशिश की और चीख पड़ी। वो चीख सिर्फ डर की नहीं थी, वो चीख एक बेटी की थी जिसे अपनी माँ को खोने का डर सता रहा था। उसके मुंह से अनायासी, बिना सोचे समझे वो शब्द निकल गया जिसे सुनने के लिए अनुपमा के कान तरस गए थे। राही ने चिल्लाकर कहा, माँ। ये आवाज़ इतनी तेज और इतनी दर्द भरी थी कि पूरे सेट पर गूंज गई। बा, जो दूर खड़ी कांप रही थी, उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। बापूजी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। प्रेम, जो दौड़कर मदद के लिए आ रहा था, वो भी एक पल के लिए ठिठक गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अनुपमा की तपस्या का फल था जो आज उसे खून और दर्द के बदले मिला था। अनुपमा, जो बेहोशी की हालत में जा रही थी, ने जैसे ही माँ शब्द सुना, उसकी डूबती हुई आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे उस एक शब्द ने उसके शरीर में प्राण फूंक दिए हों। उसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाया और राही के गाल पर रखा। ये सीन इतना इमोशनल था कि सेट पर मौजूद स्पॉट बॉय से लेकर कैमरामैन तक सबकी आंखें नम थीं। मैंने देखा कि रजनी, जो भीड़ के पीछे छिपी हुई थी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसका प्लान था अनुपमा को डराना, उसे कमज़ोर करना, लेकिन उसने अनजाने में अनुपमा को और भी ताकतवर बना दिया था।
उसने राही और अनुपमा के बीच की दीवार को गिरा दिया था। अब राही सिर्फ एक विद्रोही बेटी नहीं थी, अब वो एक घायल शेरनी थी जिसकी माँ को किसी ने चोट पहुंचाई थी। राही पागलों की तरह चिल्ला रही थी, एम्बुलेंस बुलाओ, कोई मेरी माँ को बचाओ। प्रेम और तोशु ने मिलकर उस भारी पेड़ को अनुपमा के ऊपर से हटाया। तोशु, जो हमेशा स्वार्थी रहता है, आज उसे भी अपनी माँ की हालत देखकर झटका लगा था। शायद उसे भी अपने बचपन की वो अनुपमा याद आ गई थी जिसने हमेशा उसे बचाया था। लेकिन असली बदलाव राही में आया था। उसने अनुपमा का सिर अपनी गोद में रख लिया था और वो लगातार उसे होश में रखने की कोशिश कर रही थी। माँ, आंखें खोलो, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, आपको मेरी कसम। राही के ये शब्द बताते हैं कि ऊपर से चाहे वो कितनी भी नफरत दिखाए, अंदर से वो आज भी वही छोटी आद्या है जो अपनी माँ के बिना एक पल नहीं रह सकती। उधर भीड़ का फायदा उठाकर रजनी वहां से खिसकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। जैसे ही प्रेम और बाकी लोग अनुपमा को उठाने लगे, राही की नज़र जमीन पर गिरे उस बिजली के बोर्ड और कटे हुए तारों पर पड़ी। राही स्मार्ट है, अमेरिका में पली बढ़ी है, उसे तुरंत समझ आ गया कि पेड़ अपने आप नहीं गिरा। उसने देखा कि पेड़ का स्टैंड टूटा नहीं था, बल्कि उसे ढीला किया गया था। आंसुओं के बीच राही की आंखों में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने अनुपमा को एम्बुलेंस में चढ़ाते हुए प्रेम को इशारा किया और फिर मुड़कर उस भीड़ को देखा जहां रजनी खड़ी पसीना पहुंच रही थी। मनीषा रिव्यू के दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि ये हादसा अब शो की दिशा पूरी तरह बदल देगा। अनुपमा को अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट आई है, लेकिन अस्पताल के बाहर का ड्रामा इससे भी बड़ा होने वाला है। राही अब एम्बुलेंस में अपनी माँ का हाथ पकड़े बैठी है, लेकिन उसका दिमाग अब उस कातिल को ढूंढ रहा है। उसे पक्का यकीन हो गया है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि मर्डर का प्रयास यानी अटेम्प्ट टू मर्डर था। और फिल्म सिटी के सूत्रों की माने तो राही का शक सीधा रजनी पर ही नहीं, बल्कि घर के किसी और सदस्य पर भी जाने वाला है जिसने रजनी की मदद की थी। अस्पताल के कॉरिडोर में जो सीन शूट होने वाला है, उसकी झलक भी मैंने देख ली है। वहां राही बापूजी के सामने कसम खाएगी कि जिसने भी उसकी माँ की ये हालत की है, वो उसे छोड़ेगी नहीं। ये अनुपमा का बोल्ड स्टैंड अब राही के एंग्री अवतार में बदल चुका है। अब तक अनुपमा लड़ रही थी, लेकिन अब अनुपमा के लिए राही लड़ेगी। सोचिए, जिस बेटी ने कल तक माँ का चेहरा देखना गवारा नहीं किया, आज वो अपनी माँ के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। रजनी को लगा था कि अनुपमा के अस्पताल जाने से मैदान साफ हो जाएगा और वो चाल के पेपर्स पर अंगूठा लगवा लेगी, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया है। पार्टी का वो सजा हुआ आंगन अब वीरान हो चुका है। केक जमीन पर बिखरा पड़ा है और हर जगह कांच के टुकड़े हैं, बिल्कुल उन रिश्तों की तरह जो अब तक टूटे हुए थे, लेकिन आज के खून ने उन्हें फिर से जोड़ दिया है। ईशानी और पाखी भी डरी हुई हैं, क्योंकि पुलिस की एंट्री होने वाली है। पुलिस केस बनेगा और जांच शुरू होगी। राही पुलिस को बयान देने वाली है और मेरे पास खबर है कि राही को घटनास्थल से कुछ ऐसा सबूत मिला है, शायद रजनी की कोई क्लिप या ब्रेसलेट या फिर तारों को काटने वाला औजार, जो उसने चुपके से अपनी जेब में रख लिया है। वो पुलिस से पहले खुद इंसाफ करना चाहती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प बात यह है कि अनुज कपाड़िया की वापसी का रास्ता भी यहीं से खुलता है। सेट पर दबी जुबान में चर्चा है कि अनुपमा की नाजुक हालत की खबर किसी तरह अनुज तक पहुंचेगी। क्या राही, जो अपने पिता अनुज से भी नाराज है, अपनी मां को बचाने के लिए अपने पापा को कॉल करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले एपिसोड्स में सुलझेगा। फिलहाल फोकस उस इमोशनल बवंडर पर है जो अस्पताल के आईसीयू के बाहर मचने वाला है। राही अब अनुपमा के पास से हटने को तैयार नहीं है। वो अब प्रेम को भी दूर कर देती है। उसे अब किसी पर भरोसा नहीं, सिवाय अपनी माँ के। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अस्पताल में राही ने रजनी को एक ऐसे जाल में फंसाया जिससे रजनी का पर्दाफाश सबके सामने हो गया और अनुपमा ने होश में आते ही एक ऐसा फैसला लिया जिसने डॉक्टर्स को भी हैरान कर दिया। ये जंग अब चाल बचाने की नहीं, बल्कि जान बचाने की और एक माँ के सम्मान की है। सिटी हॉस्पिटल का वो लंबा और डरावना कॉरिडोर, जहाँ की सफ़ेद दीवारें अक्सर लोगों को उम्मीद कम और मायूसी ज़्यादा देती हैं, आज गवाह बन रहा था एक बेटी के पश्चाताप का। अनुपमा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका है। लाल बत्ती जल रही है, जो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं लग रही। बाहर का मंजर ऐसा है कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। मैंने देखा कि राही, वही राही जो कल तक अपनी माँ के साये से भी चिढ़ती थी, आज ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर कांच की खिड़की से चिपक कर खड़ी है। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे सूखे नहीं हैं और वो धब्बे उसे बार बार याद दिला रहे हैं कि ये खून उसी का है जिसने उसे जन्म दिया।
राही की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे हैं, लेकिन वो रोने की आवाज़ नहीं निकाल रही। वो सन्न है, सदमे में है। सेट पर मौजूद मेरे खबरी ने बताया कि इस सीन के लिए रूपाली गांगुली अनुपमा ने राही का किरदार निभा रही एक्ट्रेस को एक खास टिप दी थी। सिर्फ आंखों से बोलो, और वही हो रहा था। प्रेम राही के पास आता है, उसे पानी देने की कोशिश करता है, उसे कुर्सी पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन राही एक मूरत की तरह खड़ी है। उसका ध्यान सिर्फ उस लाल बत्ती पर है। लेकिन तभी सीन में एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तोशु और पाखी वहां पहुंचते हैं। तोशु, जिसका किरदार हमेशा से ही हालात की गंभीरता को न समझकर व्यावहारिक होने का ढोंग करता है, आते ही डॉक्टर्स पर चिल्लाने लगता है। वो पुलिस केस और पैसों की बात करने लगता है। पाखी अपनी आदत के मुताबिक रोने का नाटक कर रही है, लेकिन उसका ध्यान इस बात पर है कि ये सब उसकी सोशल इमेज पर क्या असर डालेगा। इन दोनों की बकवास सुनकर राही का सब्र का बांध टूट जाता है। और दोस्तों, ये वो पल था जब मैंने सेट पर असली अनुपमा की झलक राही में देखी। राही जो अब तक चुप थी, अचानक मुड़ती है और शेरने की तरह दहाड़ती है। वो तोशु का कॉलर नहीं पकड़ती, लेकिन उसकी आंखों में इतनी आग है कि तोशु 2 कदम पीछे हट जाता है। राही की आवाज़ भारी और कड़क है। अगर एक शब्द भी और बोला तो भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। अंदर माँ अपनी जान से लड़ रही है और तुम्हें पुलिस केस की पड़ी है। जब वो पेड़ गिर रहा था तब कहाँ थे तुम? जब वो गुंडे माँ को परेशान कर रहे थे तब कहाँ थे तुम? राही का ये रौद्र रूप देखकर बा और बापूजी भी हैरान रह जाते हैं। ये अब वो अमेरिका वाली बिगड़ी हुई आद्या नहीं है, ये भारत की संस्कार और जज्बातों से भरी राही है। इसी गर्मागर्मी के बीच हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जूतों की खटखट गूंजती है। कैमरा लो एंगल से पैरों को दिखाता है और फिर चेहरा रिवील होता है। ये रजनी है। जी हाँ, वही शातिर रजनी जिसने ये पूरा खेल रचा था। वो यहाँ हमदर्दी जताने नहीं आई है, बल्कि ये चेक करने आई है कि अनुपमा जिंदा बचेगी या नहीं, और अगर बची तो क्या उसे कुछ याद है। रजनी के हाथों में फलों की टोकरी है, लेकिन उसकी आंखों में खौफ और चालाकी का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। मेरे पास पक्की खबर है कि रजनी ने अपने पर्स में वो एनओसी पेपर्स भी छिपा रखे हैं, इस उम्मीद में कि शायद इमोशनल ब्लैकमेल करके या अंगूठा लगवाकर काम तमाम कर दे। जैसे ही रजनी राही के पास आती है और झूठे आंसू बहाते हुए कहती है, बेचारी अनुपमा जी, ये कैसा अनर्थ हो गया। मैं तो भगवान से दुआ कर रही हूँ। राही उसे बीच में ही टोक देती है। यहाँ पर जो डायलॉग्स और आई कांटेक्ट का खेल चला, वो देखने लायक था। राही रजनी की आंखों में सीधे देखती है, इतनी गहराई से कि रजनी अपनी नजरें चुराने लगती है। राही कहती है, भगवान से दुआ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान माँ के साथ है। तुम्हें तो बस इस बात की दुआ करनी चाहिए कि पुलिस को वो तार काटने वाला प्लास न मिले जो मुझे क्रिसमस ट्री के पीछे मिला है। ये सुनते ही रजनी के चेहरे से रंग उड़ जाता है। ये लाइन स्क्रिप्ट में ऐन मौके पर जोड़ी गई थी ताकि सस्पेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके। असल में राही ने अभी तक पुलिस को कुछ नहीं दिया है, वो ब्लफ कर रही है। वो रजनी के हाव भाव पढ़ना चाहती है, और रजनी का पसीना छूटना ये साबित कर देता है कि राही का शक सही है। राही एक कदम आगे बढ़ाती है और रजनी के कान में फुसफुसाती है, मुझे पता है ये हादसा नहीं था, और मुझे ये भी पता है कि उस भीड़ में तुम कहाँ खड़ी थी। माँ को होश आने दो, अगर उन्होंने तुम्हारी तरफ इशारा भी कर दिया तो मैं तुम्हें कोर्ट तक नहीं, शमशान तक घसीटूंगी। ये धमकी नहीं, एक बेटी का वादा था। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं, उनके चेहरे पर पसीना है और मास्क हटाते हुए वो बहुत गंभीर नजर आते हैं। पूरा परिवार डॉक्टर की तरफ दौड़ता है। डॉक्टर का बयान सुनिए, जो आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर होने वाला है। डॉक्टर कहते हैं, अनुपमा जी की हालत बहुत नाजुक है। रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने की वजह से उनका निचला शरीर सुन्न पड़ गया है, और सर पर गहरी चोट की वजह से वो कोमा में जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में वो उपलब्ध नहीं है। हमें तुरंत खून चाहिए, वरना। ये सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। बापूजी रो पड़ते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रजनी को लगता है कि अनुपमा का बचना मुश्किल है, इसलिए वो धीरे से वहां से खिसकने की कोशिश करती है। लेकिन राही डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मैं अपनी माँ को खून दूंगी। ये बात मेडिकल साइंस के हिसाब से भी सही बैठती है और इमोशनल लेवल पर भी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी बहुत स्ट्रेस में हैं और शायद आप माइनर है या कमज़ोर है, हमें डोनर की ज़रूरत है। तभी हॉस्पिटल की लॉबी में एक साया नजर आता है, एक ऐसा शख्स जिसकी परछाई ही शो की टीआरपी बढ़ा देती है।
ये अभी तक साफ नहीं दिखाया गया कि वो कौन है, लेकिन फिल्म सिटी में जहां मैं खड़ी हूं वहां हवाओं में अनुज कपाड़िया का नाम गूंज रहा है। हालांकि अभी के लिए मेकर्स में एक नया सस्पेंस डाला है। एक अजनबी आदमी जो डॉक्टर को जानता है आगे आता है और कहता है कि वो डोनेट करने को तैयार है। ये आदमी कौन है? क्या ये अनुज का भेजा हुआ कोई दूत है, या फिर दीपू जैसे पुराने कुकिंग पार्टनर की कोई वापसी है, या फिर ये प्रेम के पिता का कोई कनेक्शन है? मेरे सूत्रों के मुताबिक ये अनुज कपाड़िया का ही मैनेजर है जो अनुज को खबर देने से पहले हालात संभालने आया है। इधर रजनी हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाकर किसी को फोन करती है। मैंने शूटिंग के दौरान रजनी को बहुत दबी आवाज में बात करते सुना। वो कह रही थी, काम बिगड़ गया है, वो लड़की राही, वो बहुत तेज है, उसने शायद कुछ देख लिया है, हमें प्लान बी शुरू करना होगा। अनुपमा के होश में आने से पहले ही चाल को खाली करवाना होगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, रजनी अब हॉस्पिटल में अनुपमा को मारने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि रिस्क ज्यादा है, बल्कि वो अब अनुपमा की गैर मौजूदगी में पीछे से वार करेगी। वो अब चाल पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी करेगी, ये सोचकर कि अनुपमा तो हॉस्पिटल में पड़ी है, अब कौन रोकेगा। लेकिन वो ये भूल रही है कि अनुपमा अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच बन चुकी है जो राही के अंदर ट्रांसफर हो गई है। राही ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है और वो जिद पर अड़ी है कि वो खून देगी। खून चढ़ाने का जो दृश्य फिल्माया गया है वो बहुत ही प्रतीकात्मक है। एक तरफ अनुपमा बेसुध लेटी है, दूसरी तरफ राही लेटी है। दोनों के हाथों में नलियां लगी हैं और वो लाल रंग का जीवन एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं, बल्कि बेटी से माँ की तरफ जा रहा है। उल्टा चक्र। ये दिखाता है कि अब तक माँ बेटी को पाल रही थी, अब बेटी माँ को जिंदगी दे रही है। बैकग्राउंड में ओ पालनहारे का एक बहुत ही दर्दनाक वर्जन बजता है जो आपकी आंखों को नम कर देगा। खून देने के बाद राही कमजोर महसूस करती है, प्रेम उसे सहारा देता है। यहाँ राही और प्रेम के बीच एक कोमल पल भी देखने को मिलता है। प्रेम राही से कहता है, तुमने आज साबित कर दिया कि तुम किसकी बेटी हो। राही जो अब तक चुप थी, अचानक मुड़ती है और शेरनी की तरह दहाड़ती है। वो तोशु का कॉलर नहीं पकड़ती, लेकिन उसकी आंखों में इतनी आग है कि तोशु 2 कदम पीछे हट जाता है। राही की आवाज भारी और कड़क है, मुझे पता है ये हादसा नहीं था, और मुझे ये भी पता है कि उस भीड़ में तुम कहाँ खड़ी थी। माँ को होश आने दो, अगर उन्होंने तुम्हारी तरफ इशारा भी कर दिया तो मैं तुम्हें कोर्ट तक नहीं, शमशान तक घसीटूंगी। ये धमकी नहीं, एक बेटी का वादा था। तभी आईसीयू का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं, उनके चेहरे पर पसीना है और मास्क हटाते हुए वो बहुत गंभीर नजर आते हैं। पूरा परिवार डॉक्टर की तरफ दौड़ता है। डॉक्टर का बयान सुनिए, जो आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा क्लिफ हैंगर होने वाला है। डॉक्टर कहते हैं, अनुपमा जी की हालत बहुत नाजुक है। रीढ़ की हड्डी पर चोट लगने की वजह से उनका निचला शरीर सुन्न पड़ गया है और सर पर गहरी चोट की वजह से वो कोमा में जा सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है और हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में वो उपलब्ध नहीं है। हमें तुरंत खून चाहिए, वरना। ये सुनते ही सन्नाटा छा जाता है। बापूजी रो पड़ते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। रजनी को लगता है कि अनुपमा का बचना मुश्किल है, इसलिए वो धीरे से वहां से खिसकने की कोशिश करती है। लेकिन राही डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है, मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मैं अपनी माँ को खून दूंगी। ये बात मेडिकल साइंस के हिसाब से भी सही बैठती है और इमोशनल लेवल पर भी। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि आप अभी बहुत स्ट्रेस में हैं और शायद आप माइनर हैं या कमज़ोर हैं, हमें डोनर की ज़रूरत है। तभी हॉस्पिटल की लॉबी में एक साया नजर आता है, एक ऐसा शख्स जिसकी परछाई ही शो की टीआरपी बढ़ा देती है। ये अभी तक साफ नहीं दिखाया गया कि वो कौन है, लेकिन फिल्म सिटी में जहां मैं खड़ी हूं वहां हवाओं में अनुज कपाड़िया का नाम गूंज रहा है। हालांकि अभी के लिए मेकर्स ने एक नया सस्पेंस डाला है। एक अजनबी आदमी जो डॉक्टर को जानता है आगे आता है और कहता है कि वो डोनेट करने को तैयार है। ये आदमी कौन है? क्या ये अनुज का भेजा हुआ कोई दूत है, या फिर दीपू जैसे पुराने कुकिंग पार्टनर की कोई वापसी है, या फिर ये प्रेम के पिता का कोई कनेक्शन है? मेरे सूत्रों के मुताबिक ये अनुज कपाड़िया का ही मैनेजर है जो अनुज को खबर देने से पहले हालात संभालने आया है। इधर रजनी हॉस्पिटल के वॉशरूम में जाकर किसी को फोन करती है। मैंने शूटिंग के दौरान रजनी को बहुत दबी आवाज में बात करते सुना। वो कह रही थी, काम बिगड़ गया है, वो लड़की राही, वो बहुत तेज है, उसने शायद कुछ देख लिया है, हमें प्लान बी शुरू करना होगा। अनुपमा के होश में आने से पहले ही चाल को खाली करवाना होगा। इसका मतलब साफ है दोस्तों, रजनी अब हॉस्पिटल में अनुपमा को मारने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि रिस्क ज्यादा है, बल्कि वो अब अनुपमा की गैर मौजूदगी में पीछे से वार करेगी।
वो अब चाल पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी करेगी, ये सोचकर कि अनुपमा तो हॉस्पिटल में पड़ी है, अब कौन रोकेगा। लेकिन वो ये भूल रही है कि अनुपमा अब सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच बन चुकी है जो राही के अंदर ट्रांसफर हो गई है। राही ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है और वो जिद पर अड़ी है। उस सन्नाटे को चीरती हुई फोन के स्पीकर से एक आवाज आती है, वो आवाज जिसे सुनने के लिए हम सब ने महीनों सालों इंतजार किया। वो भारी गूंजती हुई लेकिन घबराहट से भरी आवाज। हेलो आद्या, बेटा तुम हो? तुम्हारी आवाज। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अनुज कपाड़िया हैं। सेट पर जैसे ही गौरव खन्ना अनुज की आवाज गूंजी, क्रू मेंबर्स के चेहरों पर एक अलग ही चमक आ गई। लेकिन ये कोई खुशी का मिलन नहीं था। राही, जो अब तक एक लोहे की चट्टान बनी हुई थी, अपने पिता की आवाज सुनते ही रेत की तरह बिखर गई। उसका गला रुंध गया। वो पापा कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, माँ। राही का ये टूटना और फोन पर रोते हुए ये कहना कि माँ हमें छोड़कर जा रही है, प्लीज आ जाओ, एक ऐसा दृश्य था जिसने वहां मौजूद हर शख्स को रुला दिया। उधर फोन पर अनुज का रिएक्शन देखने लायक था। भले ही वो अभी स्क्रीन पर नहीं है, सिर्फ आवाज है। अनुज की आवाज में जो तड़प थी, मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ आद्या, अपनी माँ को सोने मत देना, उससे बात करती रहो। ये संवाद बताता है कि अनुज और अनुपमा का रिश्ता चाहे कितना भी दूर हो गया हो, उनकी रूह एक ही है। फोन कटते ही राही के चेहरे पर एक नई दृढ़ता आ गई। उसे पता चल गया कि अब वो अकेली नहीं है, उसका सुपर हीरो पिता रास्ते में है। लेकिन जब तक वो आता है, उसे वंडर वुमन बनना होगा। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। हॉस्पिटल के बाहर का मंजर बदल चुका है। रात गहरी हो गई है और मुंबई की बारिश शुरू हो चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बड़े क्लाइमैक्स में होती है। रजनी, जिसे लगा था कि उसका खेल छिप गया है, अब अपनी आखिरी चाल चलने वाली है। मेरे सूत्रों ने मुझे बताया कि रजनी ने हॉस्पिटल के बेसमेंट पार्किंग में कुछ गुंडे बुला लिए हैं। उसका प्लान बहुत ही भयानक है। वो राही को किडनैप करके उस सबूत वायर कटर को हासिल करना चाहती है और साथ ही साथ राही से ज़बरदस्ती उन पेपर्स पर साइन करवाना चाहती है, क्योंकि अनुपमा कोमा में है और राही उसकी लीगल वारिस, लीगल हेयर है। राही को एक नर्स से पता चलता है कि पुलिस इंस्पेक्टर आने वाले हैं। वो सबूत देने के लिए नीचे की तरफ जाती है, लेकिन ये राही की नादानी नहीं बल्कि उसकी होशियारी है। सेट पर मैंने देखा कि राही ने अपनी जेब में फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर लिया था। वो जानती थी कि रजनी उसका पीछा करेगी। पार्किंग लॉट में सन्नाटा है, सिर्फ ट्यूबलाइट की फड़फड़ाती रोशनी है। राही जैसे ही अपनी स्कूटी के पास पहुंचती है, रजनी और उसके दो गुंडे उसे घेर लेते हैं। रजनी के हाथ में एक चाकू है। वो हंसते हुए कहती है, बहुत शौक है ना अपनी माँ जैसी बनने का, तो चलो आज माँ बेटी दोनों का पत्ता साफ कर देते हैं। ये सीन दिल थाम कर देखने वाला है। रजनी सोचती है कि राही डरेगी। वो राही को बेचारी बच्ची समझती है, लेकिन राही तो अनुपमा और अनुज कपाड़िया का वो मिक्सचर है जिसमें डर की कोई जगह नहीं। राही ने रजनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें क्या लगा मैं वो पेपर साइन करूंगी? मेरी माँ ने मुझे प्यार करना सिखाया है तो लड़ना भी सिखाया है। और हाँ, वो तार काटने वाला प्लास पुलिस के पास पहुंच चुका है। ये तो मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें बुलाने आई थी ताकि तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकूं। रजनी के होश उड़ जाते हैं। राही अपना फ़ोन निकालती है जिसमें रजनी की धमकी रिकॉर्ड हो चुकी है। बौखलाहट में रजनी राही पर हमला करती है और यहाँ हमें देखने को मिलता है राही का वो एक्शन अवतार जो अब तक छिपा हुआ था। राही ने रजनी का हाथ मरोड़ा और उसे धपका दिया, लेकिन गुंडे भारी पड़ रहे थे। तभी वहां एंट्री होती है द्वारका चाल के निवासियों की। वरुण, मंगेश जो अब सुधर चुका है, और चाल की महिलाएं हाथों में डंडे और झाड़ू लेकर वहां पहुंच जाते हैं। अनुपमा ने सालों तक जिन लोगों के लिए किया, आज वो लोग अनुपमा की बेटी के लिए ढाल बन गए। पब्लिक ने गुंडों को घेर लिया और रजनी को पकड़ लिया। उसी वक्त पुलिस की जीप सायरन बजाते हुए वहां पहुंचती है। पुलिस इंस्पेक्टर राही से वो रिकॉर्डिंग और सबूत लेते हैं। रजनी को हथकड़ी पहनाई जाती है। जाते जाते रजनी चिल्लाती है, मैं वापस आऊंगी, ये जमीन मेरी है। लेकिन राही का जवाब सुनने लायक था। ये जमीन उन लोगों की है जिनके पसीने से ये बनी है, और जब तक अनुपमा और उसकी बेटी जिंदा है, तुम इसकी एक ईंट भी नहीं हिला सकती। ये जीत का जश्न था, लेकिन अधूरा, क्योंकि असली जंग अभी भी आईसीयू में चल रही थी। राही दौड़कर ऊपर वापस आती है। डॉक्टर बाहर खड़े हैं, उनके चेहरे लटके हुए हैं। वे कहते हैं, सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अनुपमा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। उनकी धड़कनें बहुत धीमी हो रही हैं। शायद वो कोमा में जा चुकी हैं या
डॉक्टर अपनी बात पूरी नहीं कर पाते। बा और बापूजी जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। तोशु दीवार पर सर पटक रहा है। पाखी सुन्न हो चुकी है। लेकिन राही डॉक्टर को धक्का देकर आईसीयू के अंदर घुस जाती है। नर्स उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राही नहीं रुकती। वो अनुपमा के बिस्तर के पास जाती है। अनुपमा का चेहरा पीला पड़ चुका है। ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है। मशीनों की बीप बीप आवाज बहुत डरावनी लग रही है। राही अनुपमा का ठंडा हाथ अपने हाथों में लेती है और वो एक मोनोलॉग बोलती है जो शो के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राही रोते हुए सिसकते हुए कहती है, उठो माँ, प्लीज उठो। आपने कहा था ना कि जब तक मैं आपको माँ नहीं बुलाऊंगी आप हार नहीं मानोगी। लो, मैंने बुला लिया, पूरी दुनिया के सामने बुलाया। अब उठो। अगर आप नहीं उठी तो मैं फिर से वही जिद्दी आद्या बन जाऊंगी। मैं फिर से घर छोड़कर चली जाऊंगी। क्या आप अपनी आद्या को फिर से खोना चाहती हो? राही अनुपमा के सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके आंसू अनुपमा के गालों पर गिरते हैं। कमरा आंसुओं और मशीनों की आवाज से भरा हुआ है। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई हरकत नहीं। दर्शकों की सांसें अटक चुकी हैं। क्या अनुपमा सच में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी ईसीजी मशीन की लय बदलती है। अनुपमा की उंगलियों में हलचल होती है। राही को महसूस होता है कि कोई उसका हाथ भींच रहा है। वो सर उठाती है। अनुपमा की पलकें झपकती हैं। धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से अनुपमा अपनी आंखें खोलती है। धुंधली नजरों से उसे अपने सामने राही दिखती है। अनुपमा ऑक्सीजन मास्क के पीछे से कुछ बुदबुदाती है। राही मास्क हटाती है। अनुपमा की आवाज बहुत धीमी है। राही, मेरी बेटी। ये सुनते ही राही उसे गले लगा लेती है। ये मिलन, ये माँ बेटी का एक होना रजनी की हार से भी बड़ी जीत है। बाहर खड़े परिवार वाले कांच से ये नज़ारा देख रहे हैं और खुशी के आंसू रो रहे हैं। बापूजी हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। एपिसोड का अंत यहाँ नहीं होता। मेकर्स ने लास्ट सीन में एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर रखा है। सुबह हो चुकी है। अनुपमा खतरे से बाहर है। राही उसके पास बैठी है, उसे सूप पिला रही है। तभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक परछाई नजर आती है। कोट पैंट पहने तेज कदमों से चलता हुआ एक शख्स। कैमरा उसके जूतों से ऊपर की तरफ पैन करता है। वो शख्स वार्ड के दरवाजे पर आकर रुक जाता है। अनुपमा को जैसे कुछ महसूस होता है। वो दरवाजे की तरफ देखती है। राही भी मुड़कर देखती है। दरवाजे पर अनुज कपाड़िया खड़ा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जैसे वो भागता हुआ आया हो। अनुज और अनुपमा की नजरें मिलती हैं। बैकग्राउंड में उनका आइकॉनिक गाना अनुपमा का स्लो वर्जन बजता है। लेकिन अनुज अकेला नहीं है। उसके ठीक पीछे एक छोटी बच्ची और खड़ी है जिसे हमने पहले कभी नहीं देखा। ये बच्ची कौन है? क्या अनुज के अमेरिका में रहने के दौरान कोई नया रिश्ता बना, या ये कोई और राज है जो अनुज अपने साथ लाया है? अनुपमा की मुस्कान अनुज को देखकर आती है, लेकिन उस बच्ची को देखकर उसके चेहरे पर सवाल आ जाते हैं। स्क्रीन फ्रीज हो जाती है इसी सवाल के साथ। तो दोस्तों, ये था मनीषा रिव्यू का एक्सक्लूसिव अपडेट और स्क्रिप्ट एनालिसिस। आपने देखा कि कैसे क्रिसमस पार्टी ने सब कुछ बदल दिया। राही का मां कहना, रजनी का जेल जाना, चाल का बचना और अनुज की रहस्यमयी वापसी, ये सब आने वाले हफ्तों में आपको टीवी स्क्रीन पर चिपकाए रखेगा। लेकिन याद रखिए, ये कहानी मैंने आपको सबसे पहले बताई है। फिल्म सिटी में अभी भी हलचल है कि ये नई बच्ची कौन है और इसका अनुपमा अनुज की लव स्टोरी पर क्या असर पड़ेगा। मेरी माने तो ये शो अब एक नए फेज में जा रहा है, जहां अनुपमा सिर्फ एक गृहिणी या मां नहीं, बल्कि एक योद्धा है और राही उसकी परछाई। क्या अब राही अनुज और अनुपमा को फिर से एक कर पाएगी, या ये नई बच्ची और रजनी का बदला कोई नया तूफान लाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए और फिल्म सिटी से ऐसी ही गर्मागर्म और सच्ची खबरें, विश्लेषण और स्पॉइलर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें मनीषा रिव्यू को। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मुझे उस नई बच्ची के बारे में पता चले, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आए। मैं हूं मनीषा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम फिल्म सिटी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए अनुपमा, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू हुई है। जय हिंद, जय भारत।